प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर आलोक जैन आज पुनः महाविद्यालय के YouTube चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। छात्रों, पिछली कक्षा में हमने भारत का दक्षिण एशियाई देशों के संदर्भ में महत्व के बारे में पढ़ा था। इससे पूर्व हम भारत के भौतिक प्रदेशों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हमें भारत की अफवाह प्रणाली, अफवाह तंत्र के बारे में समझना है। अफवाह तंत्र या अफवाह प्रणाली किसे कहते हैं, इसके अंतर्गत मुख्य तत्व क्या है और भारत को कितने अफवाह तंत्र में विभाजित किया गया है, ये कुछ मुख्य बिंदु हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अफवाह तंत्र के अंतर्गत मुख्य जो तत्व होता है वो होता है नदियाँ और उनकी सहायक नदियाँ, अर्थात किसी क्षेत्र की मुख्य नदियाँ और उनमें मिलने वाली सहायक नदियाँ, इन सभी से किसी भी क्षेत्र के अफवाह तंत्र का निर्माण होता है। अब हम ये समझते हैं कि अफवाह तंत्र क्या है या अफवाह किसे कहते हैं। सामान्यतः हम अफवाह को प्रवाह या बहाव से संबंधित मान सकते हैं। जब किसी क्षेत्र में नदियाँ और उनके सहायक नदियाँ निर्धारित जल मार्गों द्वारा प्रवाहित होती हैं तो उसे हम अफवाह कहते हैं। या जब नदियों के जल का बहाव कुछ निश्चित जल मार्गों के माध्यम से होता है तो उसे नदियों का अफवाह कहा जाता है तथा इन वाहिकाओं के जाल को अफवाह तंत्र कहते हैं। अफवाह तंत्र मुख्य नदी और उनकी सहायक नदियों का एक एकीकृत तंत्र होता है जो सतह के जल को एकत्र कर उसे दिशा प्रदान करता है। एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र अपवाह द्रोणी या ड्रेनेज बेसिन कहलाता है। जब एक नदी किसी विशेष क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है तो वह क्षेत्र जल ग्रहण क्षेत्र या कैचमेंट एरिया कहलाता है। बड़ी नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र रिवर बेसिन या नदी द्रोणी और छोटी नदियों व नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जल संभर वाटरशेड कहा जाता है। जल संभर या जल विभाजक एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा है। नदियों का अपवाह प्रतिरूप। अभी हमने जो बात की थी वो अफवाह और अफवाह तंत्र के बारे में थी। अब हम बात करने जा रहे हैं प्रतिरूप के बारे में, अर्थात जब नदियाँ उस क्षेत्र में बहते हुए किसी एक निश्चित स्वरूप का निर्माण करती हैं, किसी आकार का निर्माण करती है तो वो प्रतिरूप होता है। जब नदी अपने उद्गम स्थान से, अर्थात जहाँ से शुरू होती है, वहाँ से उसके मुहाने तक, अर्थात जहाँ जाकर मिलती है या समाप्त होती है, वहाँ तक नदी और सहायक नदियों द्वारा जो स्वरूप बनाया जाता है, जो रचना की जाती है, उसे अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। ठीक है। अब नदियों का अपवाह प्रतिरूप भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, भिन्न भिन्न क्षेत्र में भिन्न भिन्न आकृतियां बनती हैं। उसके लिए कौन से मुख्य कारक उत्तरदायी हैं, इनमें मुख्य कारकों की हम बात करेंगे। भूवैज्ञानिक समयावधि, चट्टानी प्रकृति और संरचना, स्थल आकृति या धरातली संरचना, ढाल प्रवणता, जल की मात्रा और बहाव की अवधि। ये कुछ कारक हैं जो उस प्रतिरूप को निर्धारित करते हैं। इस मैप के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम प्रतिरूप की बात कर लेते हैं। जब नदियाँ किसी क्षेत्र में बहती हैं तो कई तरह के प्रतिरूप बनते हैं, जिनमें प्रमुख प्रतिरूपों का वर्णन हम करते हैं या उनके अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। जैसे सबसे पहला है द्रुमाकृतिक, जिसे हम वृक्षाकार का प्रतिरूप कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब नदियाँ या सहायक नदियाँ बहती हैं किसी क्षेत्र में तो उनका आकार वृक्ष की विभिन्न शाखाओं के समान दिखाई देता है। उत्तर भारत की नदियाँ और दक्षिण भारत में पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ इसी प्रकार का अपवाह बनाती हैं। दूसरा प्रकार है जालीनुमा। जब मुख्य नदी एक दूसरे के समानांतर बहती हों और सहायक नदी उसमें समकोण पर आकर मिल जाती है तो जाली के आकार का प्रतिरूप बनता है। अगला है आयताकार। जब किसी क्षेत्र में
सहायक नदियां अपनी मुख्य नदी से समकोण पर जाकर मिलती हैं तो आयताकार प्रतिरूप बनता है, अर्थात आयत के आकार का प्रतिरूप बन जाता है। विंध्यन की पहाड़ियों में जो नदियां हैं वो इसी तरह का प्रतिरूप बनाती हैं। अरीय प्रतिरूप में क्या होता है, जब किसी केंद्रीय शिखर से धाराएं सभी दिशाओं में बहती हों तो उससे जो प्रतिरूप बनेगा वो कैसा कहलाएगा, अरीय कहलाएगा। अमरकंटक की पहाड़ियों से जो नदियां निकलती हैं वो अरीय प्रतिरूप बनाती हैं। अगला आता है वलयाकार। जब नदियां चाप या वृत्ताकार मार्ग से गुजरती हैं तो इस तरह का प्रतिरूप बनता है। अभिकेंद्रीय प्रतिरूप, जब सभी दिशाओं से नदियां प्रवाहित होकर किसी गर्त या झील में मिलती हैं तो इसे हम अभिकेंद्रीय प्रतिरूप कहते हैं। गुंबदाकार, वलयाकार और अरीय दोनों का जो मिला जुला रूप होता है वह इसी प्रकार का प्रतिरूप कहलाता है। नेक्स्ट आता है हमारा समानांतर प्रतिरूप। इसमें नदियां लगभग एक दूसरे के समानांतर बहती हैं। पश्चिमी घाट से निकलकर जो नदियां अरब सागर की ओर जाती हैं वो एक दूसरे के समानांतर बहती हैं तो यह समानांतर प्रतिरूप कहलाता है। अब हम बात करते हैं अपवाह तंत्र कितने प्रकार के होते हैं और भारत के अपवाह तंत्र को हम किस तरह से समझें। प्रारंभिक धरातलीय सतह की प्रकृति, ढाल और भूमि की संरचना आदि के आधार पर अपवाह तंत्र को हम दो भागों में बांट सकते हैं। ये दो भाग कौन से हैं? नंबर 1, पहला भाग है क्रमवर्ती अपवाह। क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती दोनों में मुख्य अंतर क्या है? पहले हम क्रमवर्ती को समझते हैं। इसके अंतर्गत उन नदियों को शामिल करते हैं जो धरातलीय ढाल के अनुरूप प्रवाहित होती हैं और इसी के अंतर्गत अनुवर्ती, परवर्ती आदि नदियां शामिल हैं। तो क्रमवर्ती या अनुवर्ती या अनुगामी, इनमें एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये धरातलीय ढाल का अनुसरण करती हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम बात करते हैं अनुवर्ती नदियां। वे नदियां जो सामान्य ढाल की दिशा में बहती हैं अनुवर्ती कहलाती है। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां अनुवर्ती नदियों के उदाहरण हैं। ठीक है, किसी क्षेत्र में सबसे पहले अनुवर्ती नदी का उद्गम होता है जो क्षेत्र के धरातलीय ढाल के अनुसार ही प्रवाहित होती है। अब हम बात करते हैं परवर्ती नदी। ये क्रमवर्ती नदी का ही दूसरा प्रकार है। क्रमवर्ती में एक हमने देखा अनुवर्ती और दूसरा है परवर्ती। इसका अर्थ क्या होता है? जब मुख्य अनुवर्ती नदी से समकोण पर मिलने वाली नदियां परवर्ती नदियां होती हैं। चंबल, सिंध, सोन, बेतवा आदि नदियां गंगा या यमुना में जाकर समकोण पर मिलती हैं तो इसे हम क्या कहेंगे? परवर्ती नदियां। अनुवर्ती, परवर्ती दोनों ही किस प्रकार की नदियां हैं? क्रमवर्ती नदियां। अब हम बात कर रहे हैं अक्रमवर्ती अपवाह तंत्र की। इसके अंतर्गत वे नदियां शामिल हैं जो प्रादेशिक ढाल का अनुसरण नहीं करती, अर्थात वे प्रादेशिक ढाल के अनुसार प्रवाहित नहीं होती हैं तथा भूमि की संरचना के प्रतिकूल प्रवाहित होती हैं। पूर्ववर्ती और पूर्वारोपित आदि ऐसे ही उदाहरण है, अर्थात पूर्ववर्ती और पूर्वारोपित किस प्रकार का अपवाह है? अक्रमवर्ती अपवाह तंत्र। पूर्ववर्ती के अंतर्गत हम ये बता सकते हैं कि ऐसी नदियां जो हिमालय निर्माण के पहले से बहती थी और अपनी धाराओं की दिशा में उत्थित स्थलों, ऊंचे उठे स्थल जैसे पर्वत आदि को काटकर गार्ज या महाखड्ड बनाकर प्रवाहित होती हैं। सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज आदि ऐसी ही पूर्ववर्ती नदियों के उदाहरण हैं। पूर्वारोपित नदियां किसे कहेंगे? वे नदियां जो स्थल खंड के ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं। स्वर्ण रेखा, सोन, चंबल, बनास आदि ऐसी ही नदियों के उदाहरण हैं। तो ये सामान्य अपवाह तंत्र के प्रकार हो गए। अब हम बात करने जा रहे हैं भारत की नदियों का
अपवाह तंत्र। भौगोलिक आकृतियों के आधार पर भारत की नदियों के अपवाह तंत्र को मुख्यतः हम दो भागों में बांटते हैं। एक बाह्य प्रायद्वीपीय, जिसे हम हिमालय की नदियों का अपवाह तंत्र कहते हैं, और दूसरा प्रायद्वीपीय नदियों का अपवाह तंत्र। मुख्य रूप से ये दो प्रकार हैं। भारत के अपवाह तंत्र का जो आधार है वो वहाँ की नदियाँ और सहायक नदियाँ हैं। इन नदियों की प्रवाह दिशा, धरातलीय दशा, चट्टानों की संरचना, जल प्राप्ति की मात्रा आदि पर निर्भर करती है। भारत के अपवाह तंत्र को हम निम्न भागों में बांट सकते हैं, जिसमें दो मैंने आपको मुख्य बताए हैं, प्रायद्वीपीय और बाह्य प्रायद्वीपीय। लेकिन इन सभी भिन्न आधारों के आधार पर जो भारत की नदियां हैं और उनके द्वारा जो तंत्र बनता है उसको हम हिमालयी, प्रायद्वीपीय, तटीय भारत की नदियां और आंतरिक अपवाह प्रणाली वाली नदियां, इस तरह से हम चार वर्ग इनके कर सकते हैं। मुख्यतः भारतीय अपवाह तंत्र को प्रायद्वीपीय और हिमालयी दो भागों में हम रखकर अध्ययन करेंगे। बाह्य प्रायद्वीपीय हिमालयी नदियां कौन सी हैं? जो उत्तर भारत की नदियां हैं, जो हिमालय पर्वतीय श्रृंखलाओं से निकलकर बहती हैं। इनका जो अपवाह प्रतिरूप होता है वो पूर्ववर्ती, क्रमहीन, खंडित, अंतस्थलीय, समानांतर और आयताकार अपवाह, जो कुछ देर पहले हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र कौन सा है? जो दक्षिण भारत का अपवाह है। इसमें अनुगामी, अनुवर्ती, अध्यारोपित, आयताकार, जालीदार, वृक्षाकार आदि प्रकार के प्रतिरूप हमें दिखाई देते हैं। इनमें से हमें दो चीजें ध्यान में रखनी है। जो हिमालयी नदियां हैं उनका प्रतिरूप पूर्ववर्ती होता है। हिमालयी नदियां कैसी हैं? पूर्ववर्ती नदियां हैं। जबकि प्रायद्वीपीय नदियां कैसी हैं? अनुवर्ती नदियां, अनुगामी नदियां कहलाती हैं। अनुवर्ती पूर्ववर्ती का अर्थ मैं पहले आपको बता चुका हूँ। प्रायद्वीप के अंतर्गत जो नदियां हैं उन नदियों को हम दो भागों में बांटेंगे, बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली और अरब सागर की ओर जाने वाली। जबकि हिमालय की नदियों में तीन मुख्य नदी तंत्र हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। सिंधु और उसकी सहायक 5 नदियां, जिसमें झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज हैं। गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत गंगा के अलावा यमुना, रामगंगा, घाघरा, काली, राप्ती, गंडक और कोसी। कुछ ऐसी नदियां भी हैं जो पठारी भागों से निकलकर गंगा नदी के क्रम में मिलती हैं, जिसमें चंबल, बेतवा, बनास आदि मुख्य हैं। और तीसरा तंत्र ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। तो प्रायद्वीपीय और बाह्य प्रायद्वीपीय नदियों के जो मुख्य प्रकार हैं केवल अभी हमने वो देखे हैं। अभी इनका अर्थ और इनकी विशेषताएं हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हिमालय की नदियां या उत्तर भारत की नदियां अथवा बाह्य प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। इनकी सबसे बड़ी जो विशेषता है वो ये है कि ये पर्वतीय बर्फीले क्षेत्रों से निकलती हैं और 12 मास प्रवाहित होती है, अर्थात इनमें जल का बहाव पूरे वर्ष निरंतर बना रहता है, क्योंकि इनको जल की प्राप्ति हिम के पिघलने से और वर्षा से, दोनों से होती है। अपने मार्ग में ये नदियाँ गहरे गार्ज, वी आकार की घाटी, जलप्रपात आदि बनाती हैं और मैदान में पहुंचने पर समतल घाटियों, गोखुर झीलों, बाढ़कृत मैदानों, नदी विसर्पों और डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियों के अपवाह तंत्र में सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र मुख्य हैं। ये सामान्य अर्थ हमने देखा था हिमालयी नदियों का अपवाह। आगे हम इसके बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरा जो आपका अपवाह है वो है प्रायद्वीपीय नदियों का अपवाह तंत्र। प्रायद्वीपीय भारत का पश्चिमी घाट, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के मध्य एक मुख्य जल विभाजक का कार्य करता है। पठार का जो ढाल है पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर है, इसीलिए प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां पश्चिमी घाट से निकलकर बंगाल की खाड़ी की ओर जाती है, अर्थात पूर्व की ओर बहती हैं। और ये क्या करती हैं? ये नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं।
प्रायद्वीपीय भारत की नदियां अर्थात पठारी प्रदेश की नदियां नर्मदा और तापी अपवाद स्वरूप बंगाल की खाड़ी में न जाकर अरब सागर में गिरती। अर्थात अधिकांश नदियां कहाँ जा रही हैं? बंगाल की खाड़ी में, लेकिन ये दोनों नदियां उनके विपरीत अरब सागर में गिरती है, क्योंकि ये दोनों ब्रंश घाटी से होकर बहती है और ज्वार नद मुख का निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। ये दोनों पुरानी रिफ्ट घाटियां मानी जाती हैं। हिमालय की अपेक्षा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र अधिक प्राचीन है और इनकी द्रोणियां आकार में छोटी हैं। दक्षिण भारत की नदियां वृक्षाकार अपवाह तंत्र बनाती हैं और अधिकांश अपने आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं। अरब सागर में जाने वाली नर्मदा, तापी, माही, साबरमती आदि मुख्य हैं, जबकि बंगाल की खाड़ी में गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी, ब्राह्मणी, वैतरणी आदि हैं। प्रायद्वीपीय और बाह्य प्रायद्वीपीय के अलावा हमने दो और प्रकार देखे थे, जिसमें तटीय नदियां और आंतरिक प्रवाह वाली नदियां हैं। तटीय नदियों में क्या होता है? भारत के जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ से कई छोटी नदियाँ पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होती हैं। पश्चिम की ओर जाने वाली नदियों में जैसे शत्रुंजी, वैतरणा, कालिंदी, शरावती, पेरियार आदि हैं, जबकि पूर्व की ओर पेन्नार, वेगई, स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी आदि हैं। आंतरिक प्रवाह किसे कहेंगे? ऐसी नदियाँ जिनका जल किसी सागर में नहीं मिलता है और मरुभूमि में ही विलीन हो जाता है, तो उसे हम आंतरिक अपवाह प्रणाली कहते हैं। भारत के पश्चिमी थार के रेगिस्तान में ऐसा ही अपवाह पाया जाता है और ऐसे अपवाह तंत्र में घग्गर मुख्य आंतरिक अपवाह वाली नदी है, जो हनुमानगढ़ के निकट मरुभूमि में ही विलीन हो जाती है। अब हम बात करेंगे हिमालय और प्रायद्वीप पठार की नदियों में मुख्य अंतर क्या है। इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हिमालयी अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में क्या अंतर है। हम इनकी अंतर के बारे में मुख्य रूप से कुछ बिंदुओं के द्वारा समझते हैं। हिमालय का जो अपवाह तंत्र है, यहाँ की नदियाँ अधिक लंबी हैं और इनका जल ग्रहण क्षेत्र भी बड़ा है। पठारी नदियाँ अपेक्षाकृत कम लंबी हैं और जल ग्रहण क्षेत्र भी छोटा है। नंबर 1 ये अंतर हो गया। दूसरा अंतर क्या है? हिमालय की नदियों को जल वर्षा के साथ साथ बर्फ से भी मिलता है, अतः ये साल भर प्रवाहित होती है, जबकि पठारी प्रदेश की नदियाँ मौसमी नदियाँ होती हैं और इन नदियों में जो स्रोत है वो केवल वर्षा का जल है, इसीलिए ये गर्मियों में सूख जाती है और वर्षा काल में ही प्रवाहित होती हैं। अगला अंतर है, हिमालय की नदियाँ गहरी घाटियाँ और गार्ज बनाती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियों की घाटियाँ कम गहरी और उथली होती हैं। अगला अंतर देखेंगे हम, हिमालय की नदियाँ विसर्प बनाती हैं, सर्पिलाकार मार्ग में बहती हैं और इनकी सबसे बड़ी खासियत है ये अपना मार्ग बदलती रहती हैं, परिवर्तन करती रहती हैं, जबकि पठारी क्षेत्रों की नदियाँ सीधा मार्ग अपनाती हैं, मार्ग परिवर्तन बहुत कम करती हैं। हिमालय की नदियाँ अभी अपने विकास की युवा अवस्था में हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ प्रौढ़ अवस्था प्राप्त कर चुकी हैं। हिमालय की नदियाँ पूर्ववर्ती अपवाह वाली हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ अनुवर्ती अपवाह की नदियाँ हैं। हिमालय की नदियों द्वारा बड़े बड़े डेल्टा बनाए जाते हैं, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व प्रसिद्ध है। प्रायद्वीपीय नदियाँ अपने मुहाने पर ज्वार नदमुख या छोटे डेल्टा बनाती हैं, जैसे नर्मदा और तापी नदी। और अंत में हम ये बताएंगे कि हिमालय की नदियाँ नौवहन और सिंचाई हेतु अनुकूल हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ नौवहन और सिंचाई के अधिक अनुकूल नहीं हैं। तो आज हम अपना टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं और अगली क्लास में हम भारत की प्रमुख नदियों का
सारांश देखेंगे, अर्थात उनका उद्गम स्थल कहाँ से निकल रही है, उसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है और अपना जल लेकर ये नदियाँ कहाँ जाती हैं, और साथ ही इनकी कौन सी मुख्य विशेषताएं हैं। तो इन नदियों के बारे में हम विस्तार से वर्णन अगली क्लास में करेंगे।